हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम जिगर शुक्ला है। मैं आपका यजुर्वा एकेडमी के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा चैप्टर है मधुबन। ये कक्षा 8वीं महाराष्ट्र बोर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी रहेगा। ये चैप्टर आपके सिलेबस में इसीलिए डाला गया है ताकि साक्षात्कार क्या होता है, इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, आपको उसके बारे में एक आइडिया मिले। अनुराग वर्मा जी एक रिपोर्टर हैं जिन्होंने डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का इंटरव्यू लिया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी एक मशहूर क्रांतिकारी और लेखक रह चुके हैं हमारे देश के, और बहुत ही फेमस भी हैं। तो आपको इसके माध्यम से थोड़ा उनके बारे में भी जानकारी मिल जाएगा, और साक्षात्कार में किस तरह के प्रश्नोत्तरी चलती है उसके बारे में भी आपको आइडिया मिल जाएगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। तो सुबह का टाइम था, और जो लेखक हैं हमारे अनुराग वर्मा जी, मैं यहाँ पर कौन है, लेखक हैं। तो लेखक जो है वो प्रयाग स्टेशन जाते। प्रयाग जो है एक जगह का नाम है, एक स्टेशन का नाम है। तो वहाँ पर उनका निवास स्थान है मधुबन नाम का। ठीक है, कौन रहते हैं वहाँ पे? राम कुमार वर्मा जी रहते हैं, वो क्रांतिकारी रहते हैं जिनका इंटरव्यू होने वाला है। वो पूरी रफ्तार से जा रहे थे, बहुत स्पीड में जा रहे थे, क्योंकि 10 बजे उनके मिलने का समय जो तय था। तय था यानी फिक्स था। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। तो लेखक बताते हैं कि वैसे तो उन्होंने डॉक्टर साहब को, डॉक्टर राम कुमार वर्मा को अलग अलग, विभिन्न यानी अलग अलग उत्सव यानी फेस्टिवल्स, संगोष्ठियाँ यानी जहाँ पे लोग, कवि जो है वो इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे की जो है कहानियाँ सुनाते हैं वो एक दूसरे को, लोग भी आते हैं सुनने के लिए। और सम्मेलन, कवि सम्मेलन वगैरह होते हैं, आपको पता होगा, वहाँ पे उन्होंने देखा था। परंतु इतने निकट से यानी इतने पास से मुलाकात करने का ये उनका पहला अवसर था, यानी पहला मौका था कि वो ऐसा पर्सनली मिलने का उनका फर्स्ट टाइम था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। किसके दिमाग में? लेखक के। तो लेखक के दिमाग में, यानी जो इंटरव्यू लेने जा रहा है ना रिपोर्टर, उसके दिमाग में बहुत सारे विभिन्न यानी बहुत सारे विचारों का ज्वार उठ रहा था। ज्वार उठना, विचारों का ज्वार उठा, नहीं, बहुत सारे ख्याल आ रहे थे उनके दिमाग में कि कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का, जो साहित्य को अपने मन में ढाल चुके हैं, जो साहित्य से बहुत प्यार करते हैं, उनका व्यवहार कैसा होगा, आदि आदि यानी एक्सेट्रा। इन तमाम उठते और बैठते विचारों के लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। तो ये जो तमाम उठते और बैठते विचार थे, तमाम यानी सारे, उठते बैठते यानी आते और जाते, ऐसे विचारों के लिए को ले करके उन्होंने उनके मधुबन जो एरिया है वहाँ पे उन्होंने प्रवेश किया, वहाँ पे उन्होंने एंट्री किया। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। अच्छा, मधुबन उनके बंगले का नाम है, उनके घर का नाम है, ठीक है। तो थोड़ी हिम्मत जुटा कर उन्होंने घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा। तो नौकर ने दरवाज़ा खोला और पूछा। क्या पूछा? क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया। घर के बाहर जो सबसे बड़ा कमरा होता है जिसमें अतिथि आते हैं और सबसे पहले वहीं उनको बिठाते हैं, उसको ड्राइंग रूम बोलते हैं। और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। तो नौकर आया और उनको बिठाया और बोला कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं बोल के चला गया। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ? तो उन्होंने पूछा कि अनुराग जी आप कैसे आए यहाँ पे? आते ही उन्होंने पूछा। किसने पूछा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। मैंने कहा डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित हैं, उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो, उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। यानी ऐसे कुछ प्रसंग यानी वाक्य, कुछ कहानियाँ या कुछ किस्से, आपकी ज़िंदगी जो किस्से हैं वो उनसे जो आपके जीवन से संबंधित है, ऐसे किस्से जो आपके जीवन से रिलेटेड है, संबंधित है यानी रिलेटेड है, और उनसे आपको जो प्रेरणाएं मिली है, तो उससे जो आपको इम्पोर्टेंट इंस्पिरेशन मिला है, प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन, तो उसकी जानकारी के लिए मैं आया था। यानी कि आप अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए मेरे को बेसिकली। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। तो काफ़ी उन्होंने सिंप्लिसिटी के साथ बोला कि चलो पूछो। तो अब वो प्रश्न पूछ रहे हैं और वो आंसर देंगे, और इसी में हमारा पूरा चैप्टर खत्म होगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न पूछता है वो, डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? काव्य रचना, नॉवेल वगैरह लिखते हैं आप, तो इसकी आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली नॉवेल लिखने की? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करें। तो इस संदर्भ में यानी इससे रिलेटेड, इस रेफरेंस में कोई ऐसा किस्सा बताए
जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो, जिससे आपके जिस किस्से की वजह से आपके जीवन में के जो अंतरंग पहलू, जो अंदर के जो पहलू हैं, यानी अंदर के जो ख्याल है, जो परसेप्शन है, उन्होंने उनको इम्पोर्टेंटली मोड़ दिया यानी उनको सही दिशा दी हो। ठीक है, तो ऐसा कोई किस्सा जिसने आपके जीवन में एक सही मोड़ दिया है। तो वो बोलते हैं, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। तो पहले तो ये जो समाज में अंध व्यवस्था है, अंध व्यवस्था यानी अंधी व्यवस्था। देखो, आज अगर एक अनपढ़ आदमी भी हमारे सामने कागज़ का एक टुकड़ा लेके आ जाए और बोले कि मैं BA LLB हूँ, तो हम उसकी बात मान लेते हैं। लेकिन एक बहुत नॉलेज वाला आदमी जिसके पास डिग्री नहीं है, हम उसकी कोई बात नहीं मानते हैं। यानी हमने आंख बंद करके अब डिग्रियों पे भरोसा करना शुरू कर दिया है। ये भी एक तरह की अंध व्यवस्था है। हमारे समाज में पहले पुरुषों को बहुत ज़्यादा सम्मान मिला करता था, औरतों के खिलाफ जो है वो बहुत सारी प्रथाएं चलती थी, उनको दबदबे में रखा जाता था, वो भी अंधव्यवस्था ही थी। फिर अमीर लोगों को जो है ना वो बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती थी गाँव में, हमेशा उनको ऊपर की तरफ बैठाया, ऊपर के दर्जे में रखा जाता था। गरीब लोगों की इज्जत नहीं मिलती थी, वो भी अंधव्यवस्था है। जाति प्रथा, ऊपर जो अच्छी जातियों के लोग हैं उनको अच्छे से रखा जाता था, जिनकी जाति जो निचली है उनको बुरे तरीके से रखा जाता था। ये सब अंध व्यवस्था है, अंधी व्यवस्था है। तो उनके प्रति विद्रोह, यानी उनके प्रति जो उनको रिवॉल्ट जो था, रिवॉल्यूशन की जो फीलिंग थी, वो अपने आप ही उदित हुई यानी पैदा हुई। सन 1921 में, अच्छा ये हिंदी में लिखा हुआ है, जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। तो 1921 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। तो उसमें वो पारिवारिक यानी अपने फैमिली से रिलेटेड और सामाजिक यानी सोशल व्यवधान यानी कि जो बीच में परेशानी आती है उनसे वो स्ट्रगल करते हुए, संघर्ष करते हुए नहीं, उनसे स्ट्रगल करते हुए, यानी अपने परिवार से और इस समाज से जो परेशानी आती है उनसे वो स्ट्रगल करते हुए उन्होंने उस आंदोलन में फिर भी भाग लिया जो गांधी जी ने चलाया था, असहयोग आंदोलन। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी। उस समय स्कूल कैसे छोड़ दे वो। मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले तो, लेकिन जो मध्य प्रदेश में एक नरसिंहपुर नाम का इलाका है, तो वहाँ पे मौलाना शौकत अली साहब आए। ठीक है, ये एक क्रांतिकारी हैं अंग्रेज़ों के ज़माने के। और उन्होंने बोला कि गांधी जी ने कहा है अंग्रेज़ी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। यानी ये जो अंग्रेज़ लोगों ने जो अपना एजुकेशन सिस्टम लाया है वो हमें गुलाम बनाए रखने का एक तरीका है, नुस्खा यानी तरीका है। तत्पश्चात यानी उसके बाद आवाज़ तेज़ करते हुए कहने लगे। उसके बाद आवाज़ को बढ़ाया और उन्होंने बोला, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। तो ऐसा कोई है जो ये बोल दे मैं कल से स्कूल नहीं जाऊँ। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। तो ये जो राम कुमार वर्मा थे डॉक्टर, उन्होंने मम्मी को मना कर दिया मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। वो मौलाना शौकत अली की बात सुन के कि गांधी जी ने बोला ना वो हमको गुलाम रखने का एक तरीका है। सभी लोग सख्ते में आ गए, तो सब लोग टेंशन में आ गए। कौन लोग? वो अपने राम कुमार वर्मा के घर में सब लोग। बात भी अजीब थी, उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। अभी उनके जो पापा हैं राम कुमार वर्मा के, वो डेप्यूटी कलेक्टर हैं। ठीक है, अब डेप्यूटी कलेक्टर का लड़का जो है वो विद्रोह कर दिया उसने घर में, तो ये तो बड़ी बात ना। लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा। तो उन्होंने लोगों ने समझाया कि भाई पिता की नौकरी चली जाएगी, वो सरकारी अभी सरकार है अंग्रेज़ों की, और उन्हीं के खिलाफ अगर उनका बेटा जो है वो विद्रोह करेगा तो पापा की नौकरी जा सकती है ना। क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था, तो वो तो गांधी जी की बात सुनी और वो निकल गए। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तो सबसे पहला विद्रोह उन्होंने देश के लिए किया था और सच के लिए किया था। सर्वप्रथम यानी सबसे पहले। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था। तो ये सब चल रहा था, उतने में उनकी उम्र कितनी हो गई थी? 16 वर्ष की। और राष्ट्रीय ध्वज लेकर, अपने भारत का राष्ट्रीय यानी नेशनल ध्वज यानी फ्लैग, तो जो नेशनल फ्लैग लेकर के नगर में प्रभात फेरी भी क्या करता। नगर यानी सिटी, शहर में प्रभात यानी सुबह और फेरी यानी कि घूमना। तो वो सुबह में नेशनल फ्लैग लेकर के घूमा करते थे, लोगों को जागृत करने के लिए कि हमारे देश को भी एक क्रांति की ज़रूरत है, एक रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है। यह बात 1921 की ही है। तो ये बात 1921 की है। और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी, और उन्होंने एक कविता भी लिखी देश प्रेम के ऊपर। यह मेरी कविता का मंगलाचरण था, यानी यही इनकी कविता का जो वो पहला चरण था। मंगल आचरण यानी सबसे अच्छा जो चरण बोल सकते हैं। मंगल यानी सबसे अच्छा और आचरण
यानी कि अच्छा व्यवहार। तो ये इनकी कविता का जो शुरुआत थी ऐसा बोल सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न पूछता है वो, आप मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? उत्तर देते हैं फिर, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया नहीं, इंस्पायर किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। तो जो नागपुर में एमपी में मतलब कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी हिंदी की, विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। अच्छा, पहले मैट्रिक मतलब 10th होता था, फिर इंटर होता था और उसके बाद कॉलेज होती थी, ठीक है। तो इन्होंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उसके बाद उच्च शिक्षा है तो यानी डिग्री की, हायर एजुकेशन के लिए प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। तो उसके बाद वो प्रयाग में जो यूनिवर्सिटी है उधर पे उन्होंने एडमिशन लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से यानी इसी यूनिवर्सिटी से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। तो एमए उन्होंने वहीं से किया और फर्स्ट डिग्री से किया उन्होंने, ठीक है, फर्स्ट क्लास से किया उन्होंने, पास, उत्तीर्ण किया नहीं, पास किया। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। तो डॉक्टर जो वो काफ़ी सीरियस हो गए, गंभीर होना यानी सीरियस होना, और गंभीरता के भाव दिखना यानी सीरियसनेस के साइन जो है वो साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं, यानी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, दिख रहे हैं, ठीक है। प्रतिबिंबित होना है रिफ्लेक्ट होना। ऐसा प्रतीत हो रहा था यानी ऐसा लग रहा था, प्रतीत होना यानी लगना, जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं, अतीत यानी अपने पास्ट में। मैंने पुनः सवाल किया, तो मैंने फिर से पूछा कि डॉक्टर साहब, प्रायः ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम परलौकिक प्रेम में बदल गया, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? तो वो अभी फिर से जो अनुराग वर्मा है वो पूछता है कि डॉक्टर साहब, प्राय यानी अक्सर या ऑफन इंग्लिश में बोलते ना, कि ऐसा देखा गया है यानी कि ऐसा हम लोग देखते हैं कि कवि और लेखक जो है उनके जीवन का जो लौकिक प्रेम है, लौकिक प्रेम यानी मटीरियलिस्टिक लव, वो परलौकिक प्रेम में बदल गया, वो स्पिरिचुअल लव में जो है वो बदल गया। अक्सर ऐसा देखा है, यानी वो स्टार्ट तो करते हैं देश से, अपने आसपास के वातावरण से, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे भगवान की तरफ निकल जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ निकल जाते हैं। तो ऐसा जो है वो होता है। तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ, क्या आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए क्या? तो उत्तर देते हैं अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है, कि जो प्यार है वो इंसान का एक नेचुरल प्रवृत्ति है, यानी कि उसका स्वभाव है, उसका नेचुरल बिहेवियर है, हम ऐसा बोल सकते हैं। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया। तो 1926 में उनका विवाह हो गया यानी इंटर के बाद, और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया, यानी वो पारिवारिक जीवन में आ गया, गृहस्थ यानी पारिवारिक। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। तो तब तक उन्होंने सात्विकता यानी जो तामसिक नहीं होता वो सात्विक होता है। तामसिक और सात्विक को कैसे समझे, देखो, जिसमें एग्रेशन होता है, जिसमें हिंसा होती है उसको हम तामसिक बोलते हैं, जिसमें शांति होती है, जिसमें पवित्रता होती है उसको हम सात्विक बोलते हैं, ठीक है। और नैतिकता यानी एथिकल। तो अब उनकी जीवन कैसा हो गया, पवित्र और एथिकल हो गया, और उससे उनको प्यार भी हो गया। मैंने इसी समय उसी टाइम पे यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। तो उन्होंने कबीर का रहस्यवाद नाम का एक बुक है वो उन्होंने लिखी। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। तो ऐसा ज़रूर है कि मेरे जीवन के जो कुछ एक्सपीरियंस है, अनुभव यानी एक्सपीरियंस, वो कविता के माध्यम से प्रेषित हुए यानी भेजे हैं। यानी उन्होंने अपने जीवन को कई बार, अपने जो एक्सपीरियंस को उन्होंने कविता के माध्यम से लिखा है, लोगों तक भेजा है उन्होंने। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक़ था, अभिनय यानी एक्टिंग करने का। तो उनको एक्टिंग करने का भी काफ़ी शौक़ था, और प्रायः उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। तो अक्सर वो जो उत्सव होते थे उसमें वो नाटक वगैरह में भाग भी लेते थे। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, किसने पूछा भाई? अनुराग ने, ठीक है। तो क्या पूछा, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है, कि भाई अपने कंट्री में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, पॉलिटिकल लेवल है, उसके बारे में आपकी क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है? मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा, क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। तो जो राजकुमार वर्मा है वो बोलते हैं डॉक्टर साहब कि मैं राजनीति से दूर ही रहा हूँ, क्योंकि राजनीति में क्या स्थिरता का अभाव है, स्टेबिलिटी नहीं है। अभाव होना यानी कुछ नहीं होना, कमी होना, किसी चीज़ की कमी होना। तो वहाँ पे स्टेबिलिटी की कमी है ना, सब लोग अनस्टेबल है। देख लो, एक कभी इधर इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, जहाँ पैसा दिखा पार्टियाँ बदल देते हैं। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरार भाई से मिल चुका हूँ। यद्यपि यानी फिर भी मैं वो किन से, नेहरू जी से मिले हैं, शास्त्री जी से मिले हैं, इंदिरा जी से मिले हैं, और मोरारजी भाई देसाई, अपना नाम सुना होगा, उनसे भी मिले हैं।
और मेरा परिचय भी है और उनको पहचानते भी हैं, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। लेकिन मैंने हमेशा जो है, सदा यानी हमेशा, राजनीति से, वो पॉलिटिक्स से वो हमेशा दूर ही रहे हैं। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है, तो राजनीति में इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, मतलब इंटरेस्ट नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ, यानी मैं तो लिटरेचर लिखने वाला हूँ। साहित्यकार यानी जो साहित्य को लिखता है, जो लिटरेचर को लिखता है, और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। और मैं साहित्य के बारे में ही सोचने में, चिंतन करना यानी किसी के बारे में सोचना, तो वो सिर्फ लिटरेचर के बारे में ही सोचने में भरोसा रखता है। कौन? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, तो उन्होंने घड़ी देखी और फिर बोले, अनुराग जी मुझे 11:30 बजे कार्य से जाना है, तो 11:30 बजे मुझे किसी काम से जाना है। तत्पश्चात, तत्पश्चात यानी उसके बाद। अच्छा देखो, इसे दो शब्दों से मिलकर बनाए, तत् और पश्चात। तत् मतलब उसके, और पश्चात यानी बाद में, तो उसके बाद में उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। तो उसके बाद उन्होंने, किन्होंने? डॉक्टर साहब ने मुझे, किसे? अनुराग वर्मा को, जो इंटरव्यू लेने के लिए गए थे, एक कुशल यानी एक अच्छे अभिभावक यानी पेरेंट की तरह, जैसे माँ बाप अपने को कैसे आशीर्वाद देते, तो वैसे आशीर्वाद दे करके उन्होंने क्या किया? विदा किया, यानी उनको बाय बाय बोला कि अब आप जाइए, मैं अपने काम के लिए निकल रहा हूँ। चलिए, तो ये था आपका एक साक्षात्कार जो अनुराग वर्मा ने लिया डॉक्टर साहब का। तो यहाँ पे साक्षात्कार लेने के लिए, ठीक है, पीछे शब्द वाटिका। अच्छा, ये तो शब्द आपको लिखने ही है। इसके अलावा जब मैं पढ़ा रहा था और जो आपको शब्द डिफ़िकल्ट लगे हैं वो भी आप लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है, अर्थ लिख करके। फिर ये एक्टिविटी करनी है, पहली, दूसरी, तीसरी, ये चौथी। फिर ये शब्दों से कृदंत और तद्धित बनाओ, ये ग्रामर वाला पार्ट है, अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है। जो पुराने स्टूडेंट हो गए उनको पढ़ाया है तो वो कर लेना। फिर विद्यालय में आयोजित प्रदर्शनी और वृत्तांत लेखन करना है। चलो ठीक है, ये राइटिंग स्किल है। देखो, अपने विद्यालय में यानी अपने स्कूल में एक विज्ञान की प्रदर्शनी है, यानी कि साइंस फेयर है, ठीक है। तो उसका उद्घाटन समारोह होता है, यानी उसको जब वो शुरू हुआ तो उसमें आपको एक वृत्तांत लिखना है, यानी कि आप साइंस फेयर में क्या क्या देखा उसका आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। एक तरह से वृत्तांत लिखना यानी एक रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है। चलो, तो ये इतना कर लेना। चलो, तो बाय बाय, मिलते हैं अगले चैप्टर में।